रवाहा का सफ़ेद पड़ता चेहरा मुन्नी भी देख चुकी थी। वो फ़ौरन खिड़की से पीछे हटी थी। अरे क्या हुआ दोस्त? मुन्नी ने इसके लरजते सकते में आए वजूद को झिझोड़ा तो इसे होश आया। रवाहा को अपनी बिल्कुल फ़िक्र ना थी, क्योंकि इसे पता था कि इसे तो कुछ नहीं कहेगा, मगर मुन्नी को छोड़ेगा नहीं। मुन्नी वो दरिंदा। और रुस्तम यहाँ भी पहुँच चुका है, चलो यहाँ से। रवाहा ने फ़ौरन से बेशतर मुन्नी ने जो कपड़े निकाल कर अलमारी में जोड़े थे इन्हें खींच कर यूं ही बैग में ठूंसे और मुन्नी का हाथ थामे बाहर निकली। मुन्नी के कान में जो एयरपॉड्स लगा हुआ था इसमें से वो सब सुन रहा था, और मुन्नी के कान में जो बुंदा था इसमें से हवाइयाँ उड़ा चेहरा देख रहा था। मुन्नी से लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकला। फ़ौरन मुन्नी के कान में सोहम खान की भारी आवाज़ गूंजी, वहाँ से नहीं दोस्त, इधर से चलो। मुन्नी ने पिछली साइड की जानिब इशारा किया। वो मुख्तलिफ राहदारियों से होती हुई पीछे की जानिब गेट की तरफ बढ़ी थी, जहाँ सोहम के आर्डर्स के मुताबिक इस वक्त कोई वॉचमैन मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के लिए रवाहा मुन्नी से कुछ दूर हुई। यह सब करने का मकसद सोहम खान मुन्नी धीमी आवाज़ में फंकारी। मुन्नी से इससे नाजुक जान मार्शमेलो की हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर इस ग्रीन मॉन्स्टर के इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं आया था। मैं चाहता था वो अपने डर का सामना करे, और इसे काटने वाले कुत्ते के आगे भी तो हड्डी फेंकनी थी। अब जब इसकी वहाँ मौजूदगी का पता लगेगा, मगर वह इसे नहीं पाएगा तो गुस्से से पागल हो जाएगा और यकीनन कोई गलती करेगा, और यही मैं चाहता हूँ। सोहम की गौर अफशानियों ने मुन्नी को और खौफ किया था। वो भागकर जल्दी से गेट पार कर गईं। दाएं तरफ मुड़ो। मुन्नी ने इसका हाथ थामा हुआ था। रवाहा ने चादर से मुकम्मल अपना चेहरा ढांपा हुआ था। मुन्नी ने भी मास्क लगाया था। मुन्नी इसीलिए दाएं तरफ मुड़ी। अब गौर से सुनो मुन्नी, गली के नुक्कड़ पर एक रक्शा खड़ा है जो कि मैंने खड़ा करवाया है। इस तक जाओ और तुम खामोश रहना। मैं इसके मुंह से सुनना है कि वो कहाँ जाना चाहती है। सोहम के इसने सोचे पर मुन्नी का दिल चाहा कि माथा पीट ले, इसलिए जब रिक्शे तक पहुंची तो मुन्नी कसदन थोड़ी पीछे रह गई। भाई जल्दी चलो, रवाहा ने रिक्शे में बैठते ही कहा। किधर बाजी? रिक्शे वाले ने हुक्म के मुताबिक सवाल पूछा, और फिर रवाहा के मुँह से सीवीओ अपार्टमेंट का एड्रेस सुनकर वो गहरा मुस्कुराया था, मगर नहीं जानता था सामने वाली नाजुक जान पर क्या गुजर रही है। अगर जानता तो यूँ इसे अजियतों की भट्टी में ना झोंकता कि वो ग्रीन मास्टर नहीं जानता था कि रुस्तम तो इसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। वो जले पैर की बिल्ली बन्नी पूरे कमरे में घूम रही थी, तभी इसके रूम में जानिब बढ़ गई। जब से वहाँ यहाँ आई थी जानबूझ के इसके सामने नहीं गई थी। जब यकीन होता कि महाबीर वाइट पैलेस में है, वो अपने कमरे की होकर रह जाती। जब से वो इसे यहाँ लाया था नोट कर रहा था, मैडम इसके आने से पहले गधे के सर से सींग के मुतरादिफ गायब हो जाती थी। मगर वो क्यों भूल जाती थी कि वो जल्लाद है। महाबीर को इसे इसकी बिल से निकालने के शौक गुराते थे। अब की मिसाल सामने थी। इधर जब रवाहा दारुल अमान में पहुंची तब से लेकर इसके वहां से निकल जाने तक के लिए वहां के और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की वीडियोस हैक करके बंद करने का काम सोहम ने महाबीर को सौंपा था। तभी वो किरण को लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा जानबूझ कर लॉक कर दिया। पता था वो ज़रूर देखेगी, मगर वो नहीं जान पाया कि फ़जर मैडम आज इससे 2 कदम आगे थी। जब फ़जर ने देखा कि वो लाउंज में बैठे रूम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो जल्दी बुंदी पहले ही शेर की कुचार में घुस गई थी। इस सटियल के कमरे में आकर जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और फ़ौरन से लकड़ी से बनी अलमारी में घुस गई। किरण सोफे पर बैठी गोद में लैपटॉप रखे तेज़ी से उंगलियां चला रही थी, और वो बेचैनी से इधर उधर टहलता एयरपोर्ट में किसी से बात करता वक्तन झुककर लैपटॉप पर निगाह दौड़ा लेता, साथ साथ किरण को इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। इधर वो अलमारी में सांस रोक के सुराख में से इसे देख रही थी। वाइट टी शर्ट्स और ब्लैक पैंट में वो मुकाबिल को अपनी शख्सियत के से चारों शाने चित करने की भरपूर सलाहियत रखता था। एक मरतबा ठटक कर रुका, शायद कुछ गैरमामूली आसपास हुआ। महाबीर कैसे बेदार हुई, और एक तो जब कमरे में आया था तो मखसूस दिल फरेब से महक सांसों से टकराई थी। दूसरा, इसने अलमारी का पटलते वाजिया महसूस किया था। माथे पर हस्ब मामूल बल ही थे, मगर अब मैडम की सिचुएशन सोचकर दादों तले लब दबाता अब वो अलमारी की जानिब से रुख फेर चुका था। वो शायद अपना मकाम मुकम्मल कर चुके थे, और अब जानबूझकर वो किरण के ऊपर झुका लैपटॉप पर निगाहें जमाए था। तभी वो सोफे पर इसके बहुत करीब बैठ चुका था, और एक हाथ से इसके बालों की लट कान के पीछे रस्सी। किरण इस काया पलट पर हैरान हुई। क्या बात है महाबीर, खैरियत है? वो संजीदगी से बोली है। हाँ, नो खैरियत नहीं है। महाबीर ने जानबूझकर इसके गर्दन में मुंह दिया। किरण किसमिसाई। चुपचाप बैठी रहो किरण, वो अलमारी में से हमें देख रही है। महाबीर ने इसके कान में बहुत धीमे से सरगोशी की, और किरण ने होठ ओ शेप में छेड़े। इधर फजर का दिल किया इन दोनों को शूट कर दे। किस मुसीबत में फंस गई थी, ना अब भाग सकती थी ना ये सब दे सकी थी। एहसाब चटकने लगे थे। फिर देखा वो इसका चेहरा थामे इसके होठों पर झुकने वाला था। तभी फजर ने ज़ोर से आंखें बंद करके हाथों में चेहरा छुपाया। काफ़ी पल बीत गए। महाबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया था।
बल्कि बहुत आहिस्तगी से लैपटॉप उठाकर बाहर जाने को बोला। वो चली गई तो अलमारी तक आया, एक झटके से अलमारी खोली। वो जो हाथों से चेहरा छुपाए बैठी थी, इस अचानक अब दाँत पर इसकी झोली में पके आम की तरह आ गिरी थी। अब फजर को कहीं जगह छुपने की नहीं मिलनी थी, इसलिए सख्ती से आंखें बंद किए रखी ताकि अपनी दानिश में इस जिन की निगाहों से ओझल रहे, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी। वो अपने कहकहों का गला घोटता बमुश्किल बोला, व्हाट द हेल हो क्या रहा है यहाँ? क्या कर रही थी यहाँ? छोड़ो मुझे, नीचे उतारे। मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। अपनी शर्मिंदगी को गुस्से में कवर करती हुई बोली। वो तो यहाँ लाइव शो देखने आई थी, वो इसे आग लगाता हुआ बोला। आप फिल्म चलाएं या ड्रामा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे छोड़ें। वो जल कर बोली। और मछली, मगर वो इसे नीचे उतार कर अलमारी के साथ पिन कर चुका था। रेली, मगर मुझे लगता है कि तुम मेरे करीब आना चाहती हो, बहुत करीब। कहते ही वो उसके शहरक पर दहकते लब रख चुका था। फजर के 14 तबक रोशन हुए थे। इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ कर शदीद मज़ाहमत की, मगर इस नाजुक सी मज़ाहमत का सामने वाले पर खातिर ख्वाह असर नहीं हुआ था। तभी शहरक से लब पूरी थी, गर्दन पर सफ़र कर रहे थे। आप छोड़ें मुझे, इस किरण ही से ये शुगल फरमाए, मुझे छोड़ें। वो दाँत पीस कर बोली। महावीर ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े थे। बहुत गुस्ताखियाँ करने लगी हैं मैडम फजर साहिबा। अब इसकी सज़ा तो बनती है कि वो खुद चलकर मेरे रूम में आई, तो इसका इंदाम तो मिलना ही चाहिए। कहते इसके चेहरे पर झुक चुका था फजर। पागल होती धड़कनों समेत गुस्से, बेबसी और हया से इस जंगली की बाहों में फड़फड़ा कर रह गई। जाने क्यों महावीर को जो इस लड़की को महसूस करके होता था, उसके सीने में उलझती सांस से बेहाल होती। इसने इसका कॉलर मुट्ठियों में जकड़ा था, जिसे आज इस पर ज़रा रहम नहीं आ रहा था। फिर जाने कैसे बहुत देर खुद को सैराब करके वो पीछे हटा था और दिलचस्पी से देखा जब लाल टमाटर चेहरा और भीगे लंबी शदीद इश्तियाल से इसे घूर रही थी। बहुत छिछोरे और चीप इंसान हैं आप। वो भूखी शेरनी बनी गुर्राती, इसे परे धकेल कर रास्ता बनाती भागी और अपने कमरे में ही आकर सांस लिया था। देखना कैसा बदला लूँगी, जैसे मुझे जलाते हैं मैं भी अंगारों पर घसीट लूँगी। बड़ा शौक है नाटक करने का, पर मैं सब कुछ हकीकत में करके दिखाऊँगी। वो अपने अंजाम की परवाह किए बगैर गलत इरादे बांधती रहाब और पाशा के कमरे में गई थी। रात गहरी हो चुकी थी और मिफ्रा खौफ से सर्द पड़ती जा रही थी। हर आहट पर सिमट सिमट जाती जो इसे मेडिसिन दी जा रही थी, इसको फेंक देती थी, ये जाने बगैर कि इस तक तो गलत मेडिसिन पहुंचने ही नहीं दी जा रही। सोनिया की निगरानी में इस तक महज इम्यूनिटी इंक्रीज करने की मेडिसिन दी जा रही थी। तभी इसे अपनी मौत सामने नजर आई। वो डॉक्टर खबासत से हंसता 2-3 गुंडे नुमा आदमियों के साथ इसके बेड तक आया था। इसने बेड से उठकर भागना चाहा, मगर भूल गई कि पाँव जंजीर बंदी है, इसीलिए औंधे मुँह गिरी। इतने में वो शैतान कहकाई लगाते इसके बहुत करीब पहुँच चुके थे और इसे बाजुओं से दबोचा। वो पूरी तरह फड़फड़ाई और चिल्लाने को मुंह खोला, तभी इसके मुंह पर रुमाल रख दिया गया था। वो होशोखर से बेगाना वहीं ढह गई। जमीन में से किसी एक ने इसे अपने कंधे पर गिराया और इसे लिए बाहर जाने लगे। अलीज़ा काफ़ी झिंझलाई हुई थी, क्योंकि कल रात से डॉक्टर ने कहा के बाद गया था और वापस नहीं लौटा था। आरुषा ने भी नाक में दम कर रखा था। वो खुद भी ठीक नहीं थी। बहुत मुश्किल से आरुषा को काबू करके इसे मेडिसिन देकर सुलाकर अभी हटी थी, जब एक कलीग और फ्रेंड फरा का फ़ोन आया। इसने अलीज़ा को बुलाया था, कोई इमरजेंसी हो गई थी, शायद इसके किसी अजीज़ का एक्सीडेंट हुआ था। वो घर लॉक करते ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर निकली जो डॉक्टर ने इसे दी थी। हॉस्पिटल पहुंचकर वो गाड़ी से निकलकर भागकर अंदर गई और वाकई फरा के हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था और इस शहर में इनका कोई और था भी नहीं। सो इसने अलीज़े को बुलाया था। गिफ्ट के वो घंटों के सब्र आजमा इंतजार के बाद डॉक्टर ने अच्छी तरह पैसों से हुस्न का खून निचोड़ कर आखिर खबर सुना दी कि वो ठीक है। तब उन्होंने सुख का सांस लिया। फिर फरा ने इसरार करके से वापस जाने को कहा कि इस वक्त इसे जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी, मगर वो अब ठीक थी। वह तवील कॉरिडोर से निकलकर बाहर आई और इसी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मेंटल अजाइलम था, मगर इनकी पार्किंग एक ही थी। वो पार्किंग में आई थी जब कुछ गैर मामूली एहसास हुआ था। वो बेशुमार खड़ी गाड़ियों में से एक गाड़ी के पीछे छुप गई थी। तब देखा 3-4 लोग मेंटल अजाइलम से बाहर आए, जिनमें एक डॉक्टर भी था। इनमें से एक के कंधे पर एक नाजुक सी बेहोश लड़की थी, अभी कुछ करती के ठटकी, क्योंकि अब इन गुंडों के सामने एक लंबा चौड़ा शख्स आन खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ था। एक कौन हो तुम? मर्दा नहीं तो हटो सामने से, वो डॉक्टर बुर्राया। दुनिया मुझे जेके के नाम से जानती है, इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझो। इसे नीचे उतारो। इसने एक निगाह बिफरे के ढलके वजूद पर डाली और सीने में गुस्से का तूफान उठा। अब तो सामने वालों की दर्दनाक
मौत तय थी। लाल अंगारा आंखों में घूरते हुए गुर्राया तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। है मुंह क्या देख रहे हो, हटाओ इस हीरो को। आगे से इनमें से एक गुंडा डांस बीच कर बोला। इनमें से एक ने गन निकाली, मगर इससे पहले वो फायर करता इसका हाथ कलाई से अलग हो चुका था। अब जेके ने इन्हें सोचने समझने का मौका दिए बगैर, क्योंकि एक तो सीने में जो आग लगी थी वो इन्हें भस्म करने इस पर ही ठंडी पड़नी थी, वो इन पर वार करता जा रहा था और कहता जाता, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसी हुई इसे तकलीफ देने की, इसे नुकसान पहुंचाने की। हर हाथ जो तकलीफ देने इसकी जाने बढ़ेगा यूं ही धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर इस इंसान को जेके को हिसाब देना पड़ेगा जिसे तकलीफ दी। वो जुनूनी खूंखार और जैसे शिद्दत पसंद हुआ था, शायद तभी इसने मिफ्रा को यहाँ इसी मकसद से भेजा था कि वो इसको तकलीफ देने वालों को दुनिया से हटाना चाहता था। बहुत जल्द वो कटे पटे आज़ा लिए फर्श पर पड़े बाहीं भी आपकी तरह तड़पते जल्दी डंडे पड़ चुके थे। वो इत्मीनान से खड़ा देखते रहा और ये मनाजिर देखकर अलीज़े को उबकाइयाँ आ रही थी। खौफ से वो लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। अब वो नीचे इस लड़की के ऊपर झुका हुआ था। इसने अपना रुमाल उतारा और इस लड़की को नरमी से अपनी बाहों में भरा और आसमान अलीज़े के सर पर गिरा था, क्योंकि वो सामने वाले को रोशे बेबी का ऐश ऐश समझ बैठी थी। कितनी बड़ी गलती की थी इसने कि बिना छानबीन किए अपनी मासूम पतली बहन की जिम्मेदारी एक वहशी दरिंदे को ही सौंप दी थी। यह तो वही वाला हिसाब था कि बिल्ली को कबूतर की रखवाली पर रख दिया था। होशो खर्च से बेगाना होने से इसे सिर्फ एक सोच थी इसके दिमाग में कि इसे अब अरोशो को लेकर यहाँ से भी भागना था, दूर बहुत दूर जाना था। रवाहा आग बनी इस अपार्टमेंट दाखिल हुई। मुन्नी इसके पीछे पीछे चल रही थी। वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ी और अपना बैग लाउंज में फेंका और अब इसका रुख ब्लैक रूम की जानिब था। झटके से वो पीछे मुड़ी। जब तुम्हारा भाई आ जाए मुन्नी तो इन्हें ब्लैक रूम में भेज देना। मुन्नी ने इस बात पर सर हिलाया। वो जल्दी से ब्लैक रूम घुस गई। अंदर आकर इस बेड पर बैठी, लहू छलकाता चेहरा, रो रो कर आंखें भी सूज चुकी थी। वो खुद नहीं जानती थी आखिर चाहती क्या थी। दिलो दिमाग सुन हो चुके थे। हाँ, खुद अजियती थी। जब मैं इन्हें इतनी तकलीफ में हूँ तो इन्हें क्यों सुकून से रहने दूँ। रोन दूंगी, इनकी मोहब्बत दच्छिया बिगेड़ दूंगी, रेजा रेजा करके हवा में उछाल दूंगी। वो बिल्कुल गलत इरादे बांधती अलमारी की जानिब गई। अलमारी खुली तो सामने ही सुर्ख कफन था जो वो पहन के आई थी। इसे उठाया और वॉशरूम घुस गई। वो जुबान इत्मीनान से पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। मुन्नी को अपने इंतजार में इधर से उधर चकराते पाया। खैरियत से हमने पूछा। अल्लाह की शान अदाए बेनियाजी। मुन्नी अशश कर उठी थी। वो कंधे उचकाता अपने कमरे की जानिब जाने लगा, हालांकि रूम किसी और ही की जानिब मुतवज्जह था। इसने खुद को ब्लैक रूम में बंद कर लिया है और तुम्हें बुलाया है इधर। मुन्नी के इन गैर मुतवक्का अल्फाज पर वह ठटक कर रुका था। क्यों? सोहम ने अपना लहजा धीमा रखा। मुझे क्या पता, मुन्नी कहती अपने रूम में जा चुकी थी। वो अजीब कश्मकश का शिकार हुआ। दिल की मंजिल इस तरफ है, इस घर का इस तरफ। इस असर से आप बड़ी और ब्लैक रूम की जानिब गया। स्लाइडिंग डोर जो कि अब अनलॉक था हल्के से खटखटाया, मगर अंदर गहरी खामोशी थी। वो गहरी सांस खींचता डोर एक साइड धकेलता आज बगैर रुमाल बांधे अंदर दाखिल हुआ था, मगर अंदर का मंजर देखकर वो मौजका सा वहीं जम गया था। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन हियर? हैव यू गॉन क्रेजी? वो जो इसी सुर्ख लिबास में ऊपर पहने जालीदार दुपट्टा लिए बैठी थी, इस भयानक धाड़ पर भी तस से मस ना हुई, पागल नहीं हुई। मैं ऑफर लाई हूँ आपके लिए। यहाँ से जाने के बाद जो दरिंदा सिर्फ रुस्तम मेरा साथ करेगा वही सब कुछ आप कर सकते हैं, मगर मुझे यहीं रहने दें। खूबसूरत हूँ, आपकी रखेल तो बन ही सकती हूँ। इसके हर लफ्ज़ ने माहिर सोहम खान के एहसाब पर हथौड़े बरसाकर इन्हें बुरी तरह चटका था। अल्फाज थे कि बुर्चियाँ जो वो पागल लड़की इस पर चला रही थी, मगर सामने कोई आम इंसान तो नहीं था। बेरहम सफाक जालिम जल्लाद था जो मोहब्बत के तक करने पर बख्शने वाला तो अपनी मोहब्बत को भी नहीं था। ओके ड्रॉप द दुपट्टा। हनूस इत्मीनान से रोहा के रूबरू खड़ा इससे बोला तो फटी फटी आंखों से इसे देखी गई। सोहम की तंजिया मुस्कुराहट पर इसने दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया। सोहम पर जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी, मगर वो ढीठ बन गया। ना इट्स द अपर स्टर्न। सोहम के कहने पर इसने कांपते हाथ ने अपर की डोरी थामी थी। जब सोहम खान के गुस्से ने आखिरी हदों को छुआ था, तभी एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ा था रवाहा को। वो तेवरा कर बेड पर गिरी थी और बलक बलक कर रो दी थी। सोहम ने झटके से बाजू से उठाकर अपने रूबरू किया और दूसरे हाथ से
इसका मुंह जकड़ा, तुम्हारी हिम्मत पे कैसे हुई ये बकवास करने की, दिमाग ख़राब हो गया है, पागल हो गई हो? मैंने कब ऐसे कहा कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा? किसने कहा तुम्हें? मैंने बोलो वो ज़ख्मी शेर बना दहाड़ा, तो फिर क्यों भेजा था मुझे आपने? अगर वो मुझे ले जाता तो वो कर लाते। दिल पर पाँव रखती हिचकियों के दौरान बोली, शाम को कुछ हुआ था तभी इसके लड़से कांपते वजूद को अपने चौड़े सीने में छुपाया था। अब तो ये इजाज़त मुखालिफ से आती हवा को भी नहीं कि तुम्हें मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ छू सके। वो शैतान तो बहुत दूर की बात है, मेरी हो सिर्फ तुम। सुना तुमने रूह, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। लम्हे बहुत फाजूल खेज थे, वो इसके सीने में मुँह दिए, इसकी शर्ट भिगो चुकी थी। बहुत जल्द अपनी सिचुएशन का तदारुक होने पर बहुत बुरी तरह बौखलाकर पीछे हटी और फ़ौरन वाशरूम में घुसकर डोर लॉक कर चुकी थी। दरवाजे से पीठ लगाए वो पूरी की पूरी कंधारी रंग में रंग चुकी थी। पस्तियों से टकराते सीने में पागल होते दिल ने अलग शोर मचा रखा था। इसकी पेशानी आग आलूद हो चुकी थी। कितना अजीब था कि इस शख्स की कुर्बत में से ज़रा भी कराहियत और गिल्ट महसूस नहीं हुई थी। हालांकि वो भी तो गैर था, मगर नहीं, वो तो इसकी रूह में मौलिक हो चुका था। माहिर भी अजीब सा गया था अपनी इस बेइख्तियारी पर। नम आंखें साफ करता वो अपने कमरे में जाकर बंद हो चुका था।